बॉम्बिक्स मोरी प्रजाति के रेशम कीटों पर आक्रमण करने वाले परजीवी कीटों में सबसे अधिक हानिकारक व खतरनाक है ऊजी मक्खी। यह परजीवी मक्खी रेशम उद्योग के लिए अत्यंत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि इसकी वजह से रेशम उत्पादन में 10 से 15% और कभी-कभी 40 से 50% तक का भी नुकसान हो सकता है। इस मक्खी पर नियंत्रण पाने के लिए एक सामूहिक कीट रोग योजना का प्रबंध किया गया है। हानिकारक कीटों का उन्हीं के प्राकृतिक शत्रुओं द्वारा नियंत्रण इस योजना का एक मुख्य अंग है। हाल में ही देखा गया है कि ऊजी मक्खी के कई प्राकृतिक शत्रु हैं। इन सब में निजोलिंक्स थाइमस नामक कीट ऊजी मक्खी के रोग में सबसे अधिक प्रभावशाली पाया गया है। यह परजीवी कीट ऊजी मक्खी के प्यूपा पर जबरदस्त आक्रमण करते हैं, परंतु यह रेशम कीट तथा उनके पालनकर्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके अलावा इनकी गुणन क्रिया अत्यंत सरल भी है। निजोलिंग थाइमस अपने अंडे उसी प्यूपा पर रखती है। एक कीट 4 से 5 प्यूपा का पराश्रय लेकर करीब 250 अंडे दे सकते हैं। अंडों में से निकलते ही निजोलिंग थाइमस के मैगट उसी प्यूपा के अंदर प्रवेश करके उसे खाने लगते हैं। इस तरह पोषित होकर 15 से 18 दिन बाद परिपक्व निजोलिंग थाइमस उसी प्यूपा में छेद करके बाहर निकल आते हैं। इस संपूर्ण कार्य से ऊजी प्यूपा मर जाते हैं। बाहर निकलने पर परिपक्व निजोलिंग थाइमस आपस में प्रजनन करते हैं और फिर अंडे देने के लिए स्त्रीलिंग निजोलिंग थाइमस नए ऊजी प्यूपा खोज लेती है। रेशम उद्योग के उपयोग के लिए निजोलिंग थाइमस की गुणन क्रिया CSRTI मैसूर में स्थापित स्टॉक कल्चर से शुरू की जा सकती है। यह गुणन क्रिया अल्पव्ययी तथा सरल होने के साथ साथ अत्यंत लाभदायी भी है। इसके लिए कमरे का तापमान 23 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तथा आर्द्रता 60 से 85%। डेढ़ 150 स्क्वायर फीट जगह इस कार्य के लिए उपयुक्त है। कार्य में उपयोग आने वाली सामग्री व साज सामान भी सामान्य है और आसानी से मिल सकता है। सबसे पहले आपको एक 60 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर के एक कांच के पिंजरे की जरूरत होगी। पिंजरे में दो तरफ 15 बाई 15 सेंटीमीटर की खिड़कियां होनी चाहिए और इनमें चारों ओर 18 गेज की एल्यूमिनियम पट्टी भी होनी चाहिए। पिंजरे के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक छेद भी जरूरी है। इसके अतिरिक्त निजोलिंग थाइमस की प्राप्ति के लिए 1 लीटर का कोनिकल फ्लास्क अथवा बड़े मुंह की बोतल, शहद, एक ब्रश, मोमी कागज की पट्टियां, डिटर्जेंट पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर तथा घिसाई वाला एक ब्रश भी चाहिए होगा। अन्य उपयोग में आने वाली चीजें हैं रबर बैंड, मलमल का सूती कपड़ा, कैंची तथा दस्ताने। निजोलिंग थाइमस की गुणन क्रिया के लिए ऊजी प्यूपा अति उपयुक्त है। यह उपलब्ध न हो तो घरेलू मक्खी के प्यूपा भी काम में लाए जा सकते हैं। ऊजी मक्खी के मैगट अथवा प्यूपा कोस बाजारों में मिल सकते हैं। उपयोग में लेने से पहले इनकी सफाई जरूरी है। मृत मैगट तथा प्यूपे छांटकर अलग कर दें। सफाई क्रिया के पश्चात 2 से 7 दिन के ऊजी प्यूपा को कांच के पिंजरे में फैला दें। एक पिंजरे में 3000 प्यूपे समा सकते हैं। फिर चपटे ब्रश से मोमी कागज की पट्टियों पर शहद लगाएं। इन्हें पिंजरे के छेद से पिंजरे में टांगें और छेद को डट्टे से बंद कर दें। अब करीब 750 गर्भवती स्त्रीलिंग निजोलिंग थाइमस को पिंजरे में छोड़ दें। अति उत्तम परिणाम के लिए इस कार्य में 2 दिन पूर्व ही परिपक्वता पाए हुए कीटों का उपयोग करें।
रोज शहद की जांच करें। 10 से 12 दिनों में निजोलिंक्स थाइमस का उजी प्यूपा पर आक्रमण हो चुका होगा और उजी प्यूपा को आप पिंजरे से बाहर निकालते हैं। इसके पश्चात मोमी कागज की पट्टियां फेंक दीजिए। अगर कुछ उजी प्यूपा आक्रमण से बच गए हैं तो इस समय तक इनमें से उजी मक्खी बाहर निकल चुकी होगी। इन मक्खियों का नाश कर दीजिए। फिर पिंजरे तथा सभी उपकरणों को 0.5% ब्लीचिंग पाउडर के द्रव से धो दीजिए। इस धुलाई कार्य में हल्के डिटर्जेंट का भी उपयोग करें और दोबारा काम में लेने से पहले सभी उपकरण सुखा दें। परिपक्व निजोलिंक्स थाइमस की प्राप्ति के लिए आक्रमित उजी प्यूपों को 1 लीटर के कोनिकल फ्लास्क में एक तह में जमा दें। एक फ्लास्क में करीब 300 प्यूपा समा सकते हैं। फ्लास्क में भी शहद लगे मोमी कागज टांगें। फ्लास्क का मुंह सूती कपड़े से ढक दें और शहद की जांच रोज करें। 15 से 17 दिनों में परिपक्व निजोलिंक्स थाइमस उजी प्यूपा में से निकल आएंगे। ज्यादातर पुलिंग कीट कुछ घंटे पहले निकलते हैं। एक पिंजरे में रखे 3000 उजी प्यूपों में से 1 लाख परिपक्व निजोलिंक्स थाइमस प्राप्त होते हैं। इस क्रिया में करीब 21 रुपए का खर्च होता है। रोजाना होने वाले खर्च भी मामूली हैं। अल्पव्ययी होने के कारण यह गुणन क्रिया अत्यंत लाभदायक है। रेशम कीटों के सफल पालन के लिए यह क्रिया अति आवश्यक भी है, क्योंकि रेशम उद्योग में लाभ के लिए ऊजी मक्खी का नियंत्रण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बोम्बिक्स मोरी प्रजाति के रेशम कीटों पर आक्रमण करने वाले परजीवी कीटों में सबसे अधिक खतरनाक कीट एक परजीवी मक्खी है, जो कि ऊजी मक्खी कहलाती है। इस मक्खी का भारी खतरा गर्म क्षेत्र के रेशम पैदा करने वाले सारे देशों में है। भारत भी इसी क्षेत्र का एक भाग है। इस मक्खी का प्रकोप बारिश के मौसम में सबसे अधिक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम। यह मक्खी रेशम उत्पादन में 10 से 15% हानि पहुंचा सकती है और कभी-कभी हानि की मात्रा 40 से 50% भी पाई गई है। इस मक्खी पर नियंत्रण पाने के लिए एक सामूहिक कीट रोक योजना का प्रबंध किया गया है। इस योजना में भौतिक, रासायनिक तथा जीव विद्या से संबंधित रोकों का प्रयोग शामिल है। इस बहुमुखी योजना को काम में लेने से पहले ऊजी मक्खी के जीवन काल को समझना अति आवश्यक है। ऊजी मक्खी का जीवन काल 18 से 24 दिनों का होता है। परिपक्वता पर यह मक्खी काली होती है तथा पुलिंग जाति स्त्रीलिंग मक्खियों से लंबी होती है। दोनों के बीच प्रजनन परिपक्वता के 24 घंटे बाद ही शुरू हो जाता है और यह क्रिया करीब 1 घंटा तक चलती है। बहुसंख्यीय मक्खियां अपने पूर्ण जीवन काल में 3 से 7 बार प्रजनन करती हैं। प्रजनन के 20 घंटे बाद स्त्रीलिंग मक्खी अपने अंडे देने रेशम कीट पर आक्रमण करती है। एक मक्खी 10 से 30 दिनों में करीब 300 से 1000 अंडे देती है और हर एक रेशम कीट पर 1 अथवा 2 अंडे रखती है। अंडे लंबे व रंग के सफेद होते हैं।
इनमें से 2 अथवा 3 दिनों में ऊजी मैगट निकलते हैं। यह मैगट तुरंत ही छेद बनाकर रेशम कीट के शरीर में घुस जाते हैं। इससे रेशम कीट के शरीर पर काले निशान बन जाते हैं। रेशम कीट के शरीर में 5 से 8 दिन रहकर ये मैगट रेशम कीट के शारीरिक तत्वों को खा जाते हैं। फिर रेशम कीट में छेद बनाकर ये बाहर निकल आते हैं। खोखले बने रेशम कीट ज्यादातर इस समय तक मर जाते हैं। अपनी तीसरी अवस्था यानी निद्रा अवस्था के लिए ऊजी मैगट रेशम कीट के पालन गृह अथवा आसपास कोई अंधेरा कोना अथवा दरार ढूंढ लेते हैं। निद्रा अवस्था के 10 से 12 दिन पश्चात परिपक्व मक्खी प्यूपा से निकलकर फिर प्रजनन करती है। ज्यादातर ऊजी मक्खी बड़ी अवस्था के रेशम कीटों पर ही आक्रमण करती है। अगर आक्रमण चौथे अथवा 5वें इंस्टार के कीटों पर होता है तो वे कोष बुनने से पहले ही मर जाते हैं। अगर आक्रमण 5वें इंस्टार के अंतिम दिनों में होता है तो परिपक्व होने पर ऊजी मक्खी रेशम के कोषों में छेद करके बाहर निकल आती है। ऐसे कोष धागाकरण के काबिल नहीं रहते। अपने रेशम कीट तथा कोषों को ऊजी मक्खी के आक्रमण से बचाने के लिए ज्यादातर किसान पालन गृह की खिड़कियों तथा पालन तटों को जाली द्वारा ढक देते हैं। परंतु केवल यह भौतिक रोग काफी नहीं है। हानि को आर्थिक चोट से कम रखने के लिए एक नई सामूहिक कीट रोक योजना का प्रबंध किया गया है। इस योजना में पूर्ण नियंत्रण के लिए रासायनिक पदार्थों का तथा परजीवी कीटों का उपयोग भी शामिल है। रासायनिक पदार्थ ऊजी मक्खी के तत्कालिक रोग के लिए अति उपयुक्त हैं। ये पदार्थ हैं ऊजीसाइड तथा ऊजी ट्रैप। ऊजीसाइड एक रासायनिक द्रव्य है जिससे रेशम कीट पर लगे ऊजी मक्खी के अंडे नष्ट हो जाते हैं। इस द्रव्य को हैंड स्प्रे द्वारा खुले रेशम कीटों पर लगाएं। इस छिड़काव के आधे घंटे बाद ही रेशम कीटों को आहार दें। तीसरे इंस्टार के दूसरे दिन से 5वें इंस्टार के अंत तक हर दूसरे दिन यह छिड़काव जरूरी है। इसे मोल्ट के समय न करें। अगर मोल्ट का दिन और छिड़काव का दिन एक ही हो तो छिड़काव एक दिन पहले ही कर देना चाहिए। रेशम कीट के हर 100 लेइंग के लिए 5 लीटर यूजिसाइड चाहिए होगा। यह मात्रा रेशम कीट की प्रजाति पर भी निर्भर करेगी। ऊजी ट्रैप एक नया रासायनिक पदार्थ है जो ऊजी मक्खी को फांस कर मार डालता है। यह यह टिकिया रूप में मिलता है। टिकिया से ऊजी ट्रैप द्रव्य बनाने के लिए एक टिकिया को 1 लीटर पानी में घोल दीजिए। इस द्रव्य को 15 मिनट बाद लकड़ी से हिलाइए जिससे रासायनिक पदार्थ पानी में एक समान मिल जाएं। इस द्रव्य को एक सफेद 10 इंच व्यास की थाली में अथवा 2 इंच गहरी और 8 इंच बाई 10 इंच की तश्तरी में रख दीजिए। इन थालियों अथवा तश्तरियों को रेशम कीट पालन गृह की हर खिड़की के अंदर तथा बाहर रखना जरूरी है। इन्हें आप टांग भी सकते हैं या खिड़की के पेंदे पर अथवा स्टूल पर रख सकते हैं। एक तश्तरी रेशम कीट पालन कक्ष में लगी नायलॉन जाली के अंदर भी टांगी जा सकती है। अगर धूल, मिट्टी इत्यादि से यह द्रव्य दूषित न हुआ हो तो इसे बदलने की आवश्यकता नहीं। इसका उपयोग रेशम कीट के आखिरी 3 इंस्टारों के दौरान निरंतर करें। इससे ऊजी मक्खी फंस जाती है परंतु रेशम कीट तथा उसके पालनकर्ता को कोई हानि नहीं पहुंचती। रासायनिक पदार्थों के साथ साथ ऊजी मक्खी नियंत्रण योजना में परजीवी कीटों का उपयोग भी शामिल है। कई परजीवी कीट ऊजी मक्खी के प्राकृतिक शत्रु हैं और उस पर उसी तरह हमला करते हैं जैसे ऊजी मक्खी खुद रेशम कीट पर हमला करती है।
ऊजी मक्खी के इन प्राकृतिक शत्रुओं में एक है निजोलिंक्स थाइमस, जिसकी गुणन क्रिया सरल है। स्त्रीलिंग निजोलिंग थाइमस ऊजी प्यूपा में अपने अंडे रखती है। अंडे में से निकलते ही यह कीट ऊजी प्यूपा के शारीरिक तत्वों को खाने लगते हैं और 15 से 18 दिन बाद प्यूपा में छेद बनाकर बाहर निकल आते हैं। ऊजी प्यूपा मर जाता है। यह परजीवी कीट रेशम कीटों को किसी भी अवस्था में हानि नहीं पहुंचाते, इसलिए रेशम कीट पालन गृह में इन्हें मुक्त करना सुरक्षित है। मुक्त करने के लिए 2 दिन के परिपक्व कीट अति उपयुक्त हैं। इन्हें एक खास पात्र में 24 घंटे के अंदर अंदर शाम के समय पालन गृह में ले आएं और पालन कक्ष, संग्रह कक्ष, कोष बुनाई कक्ष तथा खाद की खाई में मुक्त कर दें। अति उत्तम परिणाम के लिए रेशम कीट के हर 100 लेइंग के लिए 1 लाख परिपक्व स्त्रीलिंग तथा 5000 पुल्लिंग निजोलिंग थाइमस मुक्त करें। मुक्त होने पर यह 200 फीट की दूरी तक जाकर भी ऊजी प्यूपा ढूंढ लेते हैं। हर एक परिपक्व स्त्रीलिंग अपने जीवन काल में 4 से 5 ऊजी प्यूपा पर आक्रमण करती है। इससे ऊजी मक्खी की आबादी घट जाती है और रेशम कीटों में होती हानि पर काफी हद तक रोक लग जाती है। इस बहुमुखी योजना का प्रयोग कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कई ग्रामों में हो चुका है। इससे ऊजी मक्खी पर करीब 80% नियंत्रण पाया जाना संभव पाया गया है। इस योजना से हानिकारक ऊजी मक्खी के प्रकोप को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पांच से 6 किलो अधिक कोष उपलब्ध हो सकता है और थोड़ी सी ज्यादा सावधानी तथा थोड़े से ज्यादा खर्च के फलस्वरूप रेशम कीट पालनकर्ता पाते हैं स्वस्थ कोष तथा अधिक लाभ। अल्पावस्था में पहले 3 इंस्टार के दौरान रेशम कीट अति नाजुक होते हैं और इन्हें कई रोग लग सकते हैं। इनका स्वस्थ व रोग रहित पालन करने के लिए तापमान तथा आर्द्रता का आवश्यकता के अनुसार सही होना अति आवश्यक है। तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तथा आर्द्रता 80 और 90% के बीच। भारत के गर्म तथा शुष्क वातावरण में भी सही तापमान तथा आर्द्रता को बनाए रखने के लिए ज्यादातर पालनकर्ता गीले फोम की पट्टियों का तथा मोमी कागज का उपयोग करते हैं। इन्हें वे अल्पावस्था के समय पालन शैया के अंदर तथा ऊपर बिछाए रहते हैं। परंतु मोमी कागज से पालन खर्च बढ़ जाता है क्योंकि मोमी कागज दोबारा काम में नहीं लिए जा सकते। यह आसानी से मिलते भी नहीं। इन मुश्किलों से निपटने के लिए तथा पालनकर्ताओं को एक अल्पव्ययी तथा सुलभ सुझाव देने के लिए CSRTI मैसूर ने एक अध्ययन जारी किया, जिसके फलस्वरूप मोमी कागज के बदले नीले पॉलीथीन की चद्दर उपाय के रूप में उभरी। चार 400 गेज से कम की नीली पॉलीथीन चद्दर विशेष रूप से उपयुक्त है। इसमें सुलभ प्राप्ति जैसे कई गुण हैं। उपयोग की कार्य विधि भी सरल है। पालन तश्तरी पर इसको बिछा दें और इसके ऊपर रेशम कीटों को आहार के साथ रख दें। इस पर एक और पॉलीथीन चद्दर ढक दें। ध्यान रहे कि ऊपर वाली चद्दर के नीचे 3 इंच का फोम हो, जिससे चद्दर का वजन रेशम कीटों पर न गिरे।
इस अस्तर तथा चद्दर से आर्द्रता तथा तापमान जरूरत के मुताबिक बना रहता है। फलस्वरूप पत्ते देर तक ताजे रहते हैं, रेशम कीट स्वस्थ रहते हैं तथा जल्दी बढ़ते हैं। इससे कोषों की उत्पादकता तथा गुणवत्ता दोनों ही में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त नीली पॉलीथीन की चद्दर सामान्य शुद्धिकरण के बाद बार बार काम में ली जा सकती है। इससे पालन क्रिया अल्पव्ययी बन जाती है और 76% बचत संभव हो जाती है। इन सब कारणों से मोमी कागज की अपेक्षा नीली पॉलीथीन चद्दर अति अनुकूल है। इससे अल्पावस्था के रेशम कीटों को रोग लगने की संभावना कम हो जाती है और रेशम उद्योग को पूर्णतः लाभ होता है। रेशम उद्योग में सफलता रेशम कीटों के स्वास्थ्य, कोष उत्पादन तथा कोषों की गुणवत्ता से जुड़ी हुई है। यह सब रेशम कीट बीज तथा बीज फूटने की क्रिया से जुड़ा हुआ है और इसीलिए बीज फूटन क्रिया तथा विधियों का रेशम उद्योग में महत्व है। बीजों को एक साथ तथा एक समान रीति से फोड़ने के लिए तापमान, आर्द्रता तथा रोशनी की सभी जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पालनकर्ता अलग अलग तरह के विद्युत से चलने वाले यंत्र उपयोग में लेते हैं। मगर ग्रामीण इलाकों में विद्युत शक्ति न होने के बराबर तथा महंगी है। इसके अतिरिक्त महंगे होने से ये यंत्र ग्रामीण इलाकों के छोटे पालनकर्ता के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए छोटे पालनकर्ता ज्यादातर बीजों का एक ही तस्तरी में ढेर बना देते हैं, छतों से टांग देते हैं अथवा फोटो फ्रेम इत्यादि के पीछे फुटन क्रिया के लिए जमा देते हैं, पर यह सब नुकसानदायी है और इससे फुटन क्रिया पर बुरा असर पड़ता है। ग्रामीण स्थितियों में भी फुटन क्रिया को सफल बनाने तथा छोटे पालनकर्ताओं की मदद के लिए CSRTI मैसूर ने 2 अल्पव्ययी यंत्रों की योजना की है। यह है मिट्टी का खास मटका तथा दोहरी दीवार वाला ईंटों का खंड। इन दोनों में छोटे पालनकर्ताओं के लिए मिट्टी का मटका अति उपयुक्त है। छोटे तथा अल्पव्ययी होने के साथ साथ इसकी प्राप्ति भी आसान है। यह मटका 18 इंच ऊंचा है और इसका ऊपरी व्यास 15 इंच है। मटके के चारों तरफ छेद हैं जिससे वायु संचार बना रहता है। अंडों की फूटन क्रिया के लिए फॉर्मेलिन से शुद्ध की गई रेत को 1 इंच की गहराई तक मटके में भरा जाता है। मटके में फिर शुद्ध तथा सूखे बीज पत्र टांगे जाते हैं। तैयार मटके को फिर चींटी रोग कुंड के ऊपर रखा जाता है। इस पर गीला पटसन का कपड़ा ढकना भी जरूरी है। मटके के अंदर की रेत पर रोज पानी छिड़का जाता है। ग्रीष्म ऋतु में छिड़काव बार बार करना जरूरी है। इससे मटके के अंदर का तापमान बाहरी तापमान से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहता है तथा आर्द्रता जरूरत के मुताबिक 15 से 20% बढ़ जाती है। इस तरह से की हुई अंडे की फुटन क्रिया अल्पव्ययी तथा असरकारक है। सिर्फ 70 रुपए खर्च करने से 95% अंडे सफलतापूर्वक फूट जाते हैं। मध्य स्तर के तथा बड़े रेशम कीट के पालन गृहों में बड़ी संख्या में अंडे एक साथ लाए जाते हैं। इनको एक ही साथ फोड़ने के लिए CSRTI मैसूर ने दोहरी दीवार वाले ईंटों के खंड का निर्माण किया है। यह खंड पालन गृह के भीतर ही किसी हवादार कमरे में बनाया जा सकता है।
5000 से 6000 डीफेल्स के लिए अंदर का खंड 4 बाई 2 फुट का होना चाहिए। इसे 4.5 इंच मोटी तथा 3 फुट ऊंची ईंट की दीवारों से बनाएं। ऊपर की तरफ लोहे की पट्टियां लगाएं और खंड को जाली के दरवाजों से बंद कर दें। बाहरी दीवारें अंदर की दीवारों से 3 इंच की दूरी पर बनाएं। चींटियों को रोकने के लिए हर तरफ पानी के लिए नाले बनाएं। बाहरी तथा भीतर की दीवारों के बीच फॉर्मेलिन से धुली कंक्रीट रेत भर दें। इसे 6 महीने में एक बार फफूंदी से बचने के लिए बदल दें। अंडे की फुटन क्रिया के लिए बीज पत्रों को शुद्धिकरण करके सुखा दें और फिर 10-10 को एक साथ लोहे की पट्टियों से टांग दें। दीवारों के बीच की रेत पर रोज पानी छिड़कें। इससे खंड के अंदर का तापमान बाहरी तापमान से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहेगा। आर्द्रता भी 15 से 20% तक बढ़ेगी। इस वातावरण में 95% अंडे सफलतापूर्वक फूट जाते हैं। निर्माण तथा सामग्री में खर्च सिर्फ 700 रुपयों का होता है। सस्ता तथा सुलभ मिट्टी का मटका तथा दोहरी दीवार वाला ईंटों का खंड दोनों ही पालन गृह के अंदर स्थापित किए जा सकते हैं। रोज होने वाले खर्च भी अत्यंत मामूली हैं और दोनों ही उपाय भारतीय ग्रामीण परिस्थितियों के लिए अति उपयुक्त हैं। सरल होते हुए भी इनके उपयोग से अंडों की फुटन क्रिया के लिए सही वातावरण रचाया जा सकता है। अंडे एक समान तथा एक साथ फूटते हैं और इससे रेशम कीट स्वस्थ रहते हैं। कोषों की उत्पादकता बढ़ती है व रेशम की गुणवत्ता भी निखर आती है। चौथी तथा 5वीं इंस्टार के बड़े रेशम कीट खूब खाते हैं। अपने पूर्ण जीवन काल का 94% आहार ये इसी अवस्था में लेते हैं। इस बड़ी मात्रा में शहतूत के पत्ते रेशम कीटों को देना अति परिश्रमी कार्य है और इसे सरल बनाने के लिए चीन तथा जापान जैसे रेशम उत्पादन करने वाले देश सालों से बड़ी अवस्था के रेशम कीटों को शहतूत की पूरी डालियां ही आहार में देते आए हैं। इस कार्य में अलग पत्तों के बजाय पूर्ण डाल शैया पर आहार के लिए बिछाई जाती है। इसमें परिश्रम कम लगता है। पत्तों की खपत की तुलना में कोष ज्यादा प्राप्त होते हैं और पत्तों की खपत 15 से 20% कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त रेशम कीटों को हाथ से छेड़ने की जरूरत कम पड़ती है, जिससे शैया में रोगों के फैलने की शक्यता भी घट जाती है। पत्तों की गुणवत्ता भी कायम रहती है और शैया में वायु संचार जरूरत के मुताबिक बना रहता है। शहतूत की डालियां पत्तों की तरह भोर अथवा संध्या के शीतल समय ही काटें। काटते ही 20 से 30 किलो की गठरियां बनाकर संग्रह कक्ष में ले जाएं। संग्रह कक्ष साफ सुथरे, अंधेरे तथा शीतल होने चाहिए। इनमें वायु संचार कम होना चाहिए। डालियों 100 डीएफएल्स को 250 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। आहार देने के लिए लकड़ी, बैम्बू अथवा हल्के स्टील की बनी खुली अलमारियां चाहिए। हर अलमारी में 24-24 इंच की दूरी पर 3 खंड बने हों। अलमारी का पेंदा जमीन से 9 इंच ऊंचा हो। हर खंड 5 फीट चौड़ा तथा 35 फुट लंबा हो। खंड का आसन नायलॉन की जाली अथवा बैम्बू की चटाई से बनाया जा सकता है। रेशम कीटों को गिरने से रोकने के लिए चारों ओर 6 इंच की लकड़ी से बनी परिधि भी होनी चाहिए। हर खंड में 20,000 रेशम कीट अथवा 50 डीएफएल्स कोस बुनाई अवस्था तक समाये जा सकते हैं। डालियों को आहार में देने की क्रिया पत्तों की पालन क्रिया से अधिक सुलभ है। रेशम कीटों को तीसरे मोल्ड के बाद खंडों में हल्के हाथ से पलट दें। फिर शहतूत की डालियों को खंड की चौड़ाई में एक समान बिछा दें। अलग अलग तरह के पत्तों का मिश्रण करने के लिए डालियां
एक उल्टी एक सीधी इस तरह बिछाएं। इस तरह के पालन में दिन में 2 बार आहार देना काफी है। ग्रीष्म ऋतु में आहार 3 बार दें। बार बार शैया की सफाई करना भी आवश्यक नहीं रहता। सफाई सिर्फ एक बार 5वीं इंस्टार के दूसरे दिन ही करें। सफाई क्रिया जाली से अथवा रस्सी से की जा सकती है। जाली से सफाई करने के लिए 5 बाई 6 फुट की जाली खंड पर बिछा दें। जाली पर 2 अथवा 3 बार आहार दें, फिर जाली को कीट सहित उठा लें और शैया साफ कर दें। रस्सी से सफाई करने के लिए 2 से 6 फुट लंबी रस्सियां खंड की चौड़ाई में बिछाएं। रस्सियों को बीच तक खींचें। पुरानी शैया अलग करके निकाल दें तथा नई शैया दोबारा बिछा दें। सरल तथा सुलभ इस पालन की विधि में परिश्रम कम लगता है। पालन शैया दूषित भी नहीं होती। पत्ते कम खर्च होते हैं। पत्तों की गुणवत्ता बनी रहती है तथा पालन शैया साफ रहती है। इससे काफी हद तक रेशम कीट का स्वास्थ्य संभाला जा सकता है। कोषों की उत्पादकता बढ़ती है और गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। चेपी रोगों के कारण रेशम कीटों का नाश ज्यादातर गंदे माहौल में लापरवाह पालन की वजह से होता है। रेशम कीट अत्यंत ही नाजुक होते हैं और ये कई रोगों का शिकार हो सकते हैं। इन्हें रोगों से बचाने के लिए पालन कार्य के दौरान हर स्तर पर स्वच्छता बरतनी अति आवश्यक है। प्रथम, पालन प्रारंभ करने से पहले और पालन करने के दौरान पालन गृह तथा पालन के सभी उपकरणों का शुद्धिकरण करना न भूलें। रेशम कीट बीजों का शुद्धिकरण भी अति आवश्यक है। पालनकर्ता को स्वयं भी स्वच्छ रहना चाहिए। हाथ और पैर साफ किए बिना कभी पालन कक्ष में प्रवेश न करें। प्रवेश से पहले हाथों को साबुन से तथा 1% उच्च कोटि के ब्लीचिंग पाउडर के द्रव्य से धोएं। दस प्रतिशत ब्लीचिंग पाउडर तथा चूने की चटाई से पैरों का भी शुद्धिकरण करें। पालन गृह के फर्श की रोजाना सफाई करना न भूलें। 2% ब्लीचिंग पाउडर के द्रव्य से इसे रोज शैया की सफाई के बाद धोएं। रेशम कीटों को कभी भी सीधे पालन तस्तरी पर न रखें। तस्तरी में पहले कागज बिछाएं। इस पर रेशम कीटों का पालन करें और हर इंस्टार अथवा अवस्था से पहले इसे बदल दें। पालन शैया की सफाई कभी भी हाथ से न करें। इस कार्य के लिए सही नाप के छेदों वाली जाली का ही उपयोग करें। कूड़े कचरे को फर्श पर न गिराएं। इसे टोकरी अथवा प्लास्टिक चद्दर में इकट्ठा करें और पालन गृह तथा शहतूत के बगीचे से दूर कूड़े के खड्डे में डाल दें। इस कचरे का खाद के लिए तुरंत उपयोग न करें। इसे सड़ाकर ही उपयोग में लें। शैया की सफाई के बाद काम में ली हुई जालियों का शुद्धिकरण करने से पहले दोबारा उपयोग न करें। हर इस्तेमाल के पश्चात 2% फॉर्मेलिन द्रव्य से इनका शुद्धिकरण करें। बार बार काम में आने वाले बाकी सारे साज सामान जैसे कि पंख, चॉपस्टिक इत्यादि का भी हर इस्तेमाल के बाद शुद्धिकरण करें। कागज दोबारा काम में कभी भी न लें। एक इस्तेमाल के बाद उसे जला दें।
रेशम कीटों को शैया की सफाई के तुरंत बाद आहार न दें। आहार देने से पहले अपने हाथ साबुन तथा 1% ब्लीचिंग पाउडर के द्रव्य से अवश्य धोएं। रेशम कीटों को आहार पर्याप्त मात्रा में ही दें। अधिक आहार से शैया में कूड़ा कचरा बढ़ता है और इससे रेशम कीटों को रोग लगने की संभावना रहती है। पालन शैया का समय समय पर रेशम कीट औषधि से शुद्धिकरण करें। औषधि का उपयोग सही समय पर सही मात्रा में ही करें। अगर पालन शैया में मृत अथवा रोगी रेशम कीट दिखें तो इन्हें हाथ से न उठाएं। चिमटे अथवा चॉपस्टिक की मदद से ही इन्हें पकड़ें। इनको नीचे फर्श पर न गिराएं। इन्हें 2% उच्च कोटि के ब्लीचिंग पाउडर के द्रव्य में अथवा ब्लीचिंग पाउडर तथा चूने से भरे पात्र में इकट्ठा करें और गाड़कर अथवा जलाकर नष्ट कर दें। पालन काल के अंत में जब रेशम कीट कोष बुनाई के लिए तैयार हों तब चंद्रिका का भी 2% फॉर्मेलिन द्रव्य से शुद्धिकरण करें। ऐसी स्वच्छ स्थिति में पाले गए रेशम कीट स्वस्थ रहते हैं। इनके कोषों में रेशम की मात्रा भी अधिक होती है। परिणाम स्वरूप रेशम कीट पालन सफल तथा अधिक लाभदायी साबित होता है। रेशम कीट पालन गृह रेशम उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। रेशम कीटों का स्वास्थ्य इन्हीं पर निर्भर है। उत्पादकता भी इसी से जुड़ी हुई है। इसीलिए पालन गृह की योजना व निर्माण करने से पूर्व रेशम कीटों की हर जरूरत को ध्यान में रखना आवश्यक है। रेशम कीटों को बड़ी मात्रा में ताजे शहतूत के पत्तों की आवश्यकता होगी। इसलिए पालन गृह के लिए शहतूत के बगीचे समीप हों ऐसी जगह चुनें। नीची जगह न चुनें क्योंकि इनमें पानी भर जाता है। आसपास कारखाने नहीं होने चाहिए क्योंकि इनसे निकलती जहरीली हवा तथा कचरे से रेशम कीटों को हानि होती है। जिन इलाकों में गर्मी अधिक हो वहां भूमि पर छांव देने वाले वृक्ष होने चाहिए जिससे पालन गृह के अंदर का तापमान जरूरत के अनुसार कम रहेगा। जहां सर्दी अधिक हो वहां खुली शुष्क भूमि चुनें। पालन गृह का विधान करते समय रेशम कीट पालन के हर एक पहलू पर ध्यान अवश्य दें। पत्तों के संग्रह के लिए अल्पावस्था के कीटों के लिए तथा बड़ी अवस्था के कीटों के लिए अलग अलग कक्ष रखें। इससे प्रदूषण तथा रोग फैलने का खतरा कम हो जाता है। पालन कक्षों के बाहर वायु संचार के लिए 5 से 6 फुट चौड़ा बरामदा अवश्य रखें। ऊजी मक्खी जैसे कीटों को पालन कक्ष से दूर रखने के लिए एक बाहरी कक्ष अथवा गलियारे का भी आयोजन करें। गृह का नाप रेशम कीटों की संख्या पर निर्भर है। साधारणतः हर 100 डीएफएल्स को 200 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी। पालन गृह का आकार भी महत्व रखता है। यह आयताकार होना चाहिए। लंबी दीवार उत्तर दक्षिण दिशा में हो यह ध्यान रखें। सभी खिड़कियां तथा द्वार इन्हीं दीवारों पर बनाएं क्योंकि इस दिशा से गर्मी का प्रभाव कम करने में मदद मिलती है। गृह की चौड़ाई 15 से 18 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गृह के निर्माण के समय तापमान के नियंत्रण, रोग निरोध तथा कीट नियंत्रण की तरफ खास ध्यान दें।
गृह की बाहरी दीवारें मोटी रखें। रैट ट्रैप बॉन्ड दीवार अति उपयुक्त है, क्योंकि 25% अल्पव्ययी होने के साथ साथ इससे तापमान का नियंत्रण भी संभव है। ध्यान रहे कि द्वार तथा खिड़कियां पर्याप्त संख्या में हों। दो लंबी दीवारों में ऊपरी भाग में वेंटिलेटर तथा निचले भाग में एयर इनलेट की व्यवस्था करें। इससे वायु संचार में मदद मिलती है। सभी वायु मार्ग इस तरह बनाएं कि शुद्धिकरण के समय इन्हें पूर्णतः बंद किया जा सके। इन पर कीटों को रोकने के लिए जाली भी लगाएं। दरवाजों पर भी स्प्रिंग लगाएं ताकि वे अपने आप बंद हो सकें और कीट कक्ष में प्रवेश न कर पाएं। कक्ष प्रवेश पर शुद्धिकरण चटाई के लिए 1 मीटर लंबी थोड़ी सी गहरी तश्तरी भी बनाएं। पालन गृह की फर्श भूमि से 1.5 अथवा 2 फुट ऊंची होनी चाहिए। इसे दरार छोड़े बगैर अच्छी तरह सीमेंट करें, क्योंकि दरारों में परजीवी कीट पलते हैं। गृह की छत कम से कम 10 फीट ऊंची होनी चाहिए। तापमान के नियंत्रण के लिए इसे फूस अथवा खपरेल से बनाएं। पालन कक्ष के भीतर एक नकली छत का भी प्रबंध करें। इससे तापमान में अचानक होने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर ध्यान देकर निर्मित किए गए पालन गृह रेशम कीटों की खाद्य, तापमान तथा जगह की हर जरूरत को पूरी करते हैं और रेशम कीट स्वस्थ तथा रोग रहित रहते हैं। इससे कोषों की उत्पादकता बढ़ती है, गुणवत्ता निखरती है और आखिरकार पालनकर्ता को ही लाभ अधिक होता है। बॉम्बिक्स मोरी प्रजाति के रेशम कीटों को बढ़ते समय कई रोग लग सकते हैं। इनमें ग्रासरी, पेब्राइन, मस्कराइन तथा फ्लैचरी घातक हैं और कोषों की लाभदायी उत्पादन के लिए इनका नियंत्रण अति आवश्यक है। रोग पैदा करने वाले कीट जो मृत तथा रोगी कीटों द्वारा पालनशैया में प्रवेश करते हैं, उनको निष्फल बनाने में पालनशैया का शुद्धिकरण मदद करता है। आमतौर पर पालनशैया का शुद्धिकरण रेशम कीट औषधि फॉर्मेलिन के भूसे इंडोफिल M45, डाइथेन M45 तथा कैप्टान से किया जाता है। ग्रासरी तथा मस्करडाइन दोनों रोगों से बचाव के लिए CSRTI मैसूर ने सिफारिश की है रेशम कीट औषधि अथवा RKO की, जो एक लोकप्रिय औषधि है। RKO के पैकेट हमेशा बंद स्थिति में खाद्य पदार्थ तथा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। RKO को काम में लेते समय आप अपनी आंख, नाक तथा मुंह सुरक्षित रखें। उपयोग के समय RKO पाउडर को मलमल के कपड़े में बांधें तथा इस पोटली द्वारा रेशम कीट पर RKO का छिड़काव करें। यह छिड़काव पालन काल में 5 बार होना चाहिए, हर मोल्ट के बाद तथा 5वीं इंस्टार के समय, शैया की सफाई के पश्चात। छिड़काव के 30 मिनट बाद ही रेशम कीटों को आहार दें। हर 100 DFLs को 3260 ग्राम RKO चाहिए होगा। इसे 5 डोज में बांटकर छिड़काव करें। फॉर्मेलिन का भूसा एक और शैया शुद्धिकरण पदार्थ है जो मस्करडाइन निरोधक है। इस भूसे को बनाने के लिए फॉर्मेलिन द्रव्य की पुष्टता रेशम कीटों की अवस्था पर निर्भर करेगी। पहले 2 इंस्टारों के लिए 0.4%, तीसरे इंस्टार के लिए 0.5%, चौथे के लिए 0.6%, 5वें इंस्टार के लिए 0.8%।
भूसे को तैयार करने के लिए रेशम कीट की अवस्था के अनुसार द्रव्य लीजिए और इसे जले हुए चावल के भूसे में 1 में 10 के अनुपात में मिलाइए। बनाते ही भूसे को काम में लें। हर मोल्ट के तुरंत बाद तथा 5वें इंस्टार में शैया की सफाई के पश्चात रेशम कीट के शरीर पर इसका छिड़काव करें। छिड़काव के बाद शैया को मोमी कागज अथवा अखबारी कागज से ढक दें। और अच्छे परिणाम के लिए कागज को आधे घंटे बाद ही हटाएं और फिर रेशम कीटों को आहार दें। शुद्धिकरण के इस पदार्थ का छिड़काव पालन काल में 6 से 7 बार करें। नए जन्मे कीटों को ब्रशिंग से पहले, हर मोल्ट के बाद और फिर आखिरी इंस्टार के दौरान। सफेद मस्कटाइन से बचाव का एक और तरीका है इंडोफिल M45, डाइथेन M45 अथवा कैप्टान मिश्रण से शैया का शुद्धिकरण। यह आम फफूंदी रोग औषधि है जो अल्पावस्था के समय 1% पुष्टता तथा आखिरी 2 इंस्टारों में 2% पुष्टता में काम में लिए जाते हैं। इनका उपयोग लेविगेटेड चीनी मिट्टी अथवा केओलिन के साथ होता है। हर 1 स्क्वायर फीट के लिए इन औषधियों की मात्रा रेशम कीट की आयु पर निर्भर करती है। उपयोग के लिए इन औषधियों को मिलाकर मलमल के कपड़े में बांधें। छिड़काव पालन काल में 6 बार करें, ब्रशिंग से पहले, हर मोल्ट के पश्चात तथा 5वें इंस्टार के चौथे दिन। रेशम कीटों को आहार देने के आधे घंटे पहले ही इनका छिड़काव करें। इन औषधियों से पालन शैया का शुद्धिकरण स्वस्थ रेशम कीट पालन के लिए आवश्यक है, परंतु औषधियों का उपयोग सावधानी से होना चाहिए। औषधियों का छिड़काव कभी भी मोल्ड के तुरंत पहले अथवा मोल्ड के दौरान न करें। छिड़काव शैया पर समान रूप से करें तथा छिड़काव के आधे घंटे बाद ही रेशम कीटों को आहार दें। सावधानी से शैया का शुद्धिकरण करने से रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है और रेशम कीट स्वस्थ तथा रोग रहित रह पाते हैं। शहतूत के पत्ते खाने वाले पालतू रेशम कीटों को कई तरह के रोग लग सकते हैं। रेशम कीटों को अस्वस्थ करने के अलावा ये रोग रेशम कीट की मृत्यु के कारण भी बन सकते हैं। रोगी रेशम कीट के शरीर में से उत्पन्न हुए पैथोजन पालनशैया में विकसित होकर स्वस्थ रेशम कीटों में भी रोग फैला सकते हैं। इससे पालनकर्ता को गंभीर हानि पहुंच सकती है। इसीलिए रोगों को उत्पन्न होने तथा फैलने से रोकना अति आवश्यक है। शुद्धिकरण से रोग पैदा करने वाले पैथोजन नष्ट हो जाते हैं। यह कार्य अलग अलग तरीकों से हो सकता है। भौतिक तथा रासायनिक तरीकों का साथ साथ इस्तेमाल अत्यंत असरकारक है। अल्पावस्था के रेशम कीट नाजुक होते हैं और इन्हें तुरंत रोग लग सकते हैं। इसलिए पालन शुरू करने से पहले ही पालन गृह, आसपास की जगह तथा पालन के सभी उपकरणों की सफाई, धुलाई तथा शुद्धिकरण क्रिया अति आवश्यक है। यह कार्य ब्रशिंग अथवा अंडे फूटने के 6 से 8 दिन पहले ही करें। सफाई के लिए पालन कक्ष तथा उपकरणों पर बचे कूड़े कचरे को तथा रोगी कीटों को इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दें अथवा जला दें। फिर उपकरणों को 10 से 12 घंटे धूप में खुला छोड़ें ताकि सूर्य ताप से वे शुद्ध हो जाएं। इस प्राकृतिक शुद्धिकरण के साथ साथ रासायनिक शुद्धिकरण भी करें। रासायनिक शुद्धिकरण आमतौर पे फॉर्मेलिन, ब्लीचिंग पाउडर तथा चूने के पाउडर से होता है। फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड गैस का द्रव्य है। इसके असर से रोग उत्पन्न करने वाले पैथोजन मर जाते हैं। चूने का द्रव्य वायरस पर असर करता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है जो रोग पैदा करने वाले पैथोजन नष्ट करती है।
पालन उपकरणों का शुद्धिकरण ब्लीचिंग पाउडर अथवा फॉर्मेलिन से करें। ब्लीचिंग पाउडर से शुद्धिकरण करने के लिए कम से कम 30% क्लोरीन वाला ताज़ा आईएसआई मार्क्ड ब्लीचिंग पाउडर ही चुनें। उत्तम परिणाम के लिए 5% ब्लीचिंग पाउडर द्रव्य बनाएं। इसके लिए 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलें, फिर और पानी डालकर 20 लीटर द्रव्य बनाएं। इस द्रव्य को आप हौदे में बना सकते हैं। इसी में सभी उपकरण 10 मिनट तक डुबो दें और फिर छांव में सुखा दें। इसी 5% द्रव्य को आप उपकरणों पर स्प्रे द्वारा बौछार भी कर सकते हैं। बौछार के बाद उपकरण सुखा दें। अगर शुद्धिकरण के लिए आप फॉर्मेलिन का उपयोग करना चाहें तो 1 भाग फॉर्मेलिन को 17 भाग पानी में मिलाकर 2% फॉर्मेलिन का द्रव्य बनाएं। ध्यान रहे कि फॉर्मेलिन उच्च कोटि का 36% फॉर्मल्डिहाइड वाला ही हो। इस द्रव्य में भी उपकरण डुबाए जा सकते हैं। इसको उपकरणों पर बौछार करना चाहें तो यह भी संभव है। बौछार के बाद 30 मिनट तक उपकरणों को विनाइल की चद्दर से ढक दें। गोबर को कभी भी पालन तस्तरियों पर न रगड़ें। पालन के उपकरणों के साथ पालन कक्ष, पत्तों के संग्रह कक्ष तथा कोस बुनाई कक्ष की सफाई और शुद्धिकरण की ओर भी ध्यान दें। शुद्धिकरण द्रव्य की मात्रा कक्षों के नाप पर निर्भर है। हर स्क्वायर मीटर फर्श के लिए 2.5 लीटर द्रव्य चाहिए होगा। मात्रा का सही अंदाजा लगाकर द्रव्य बनाकर शुद्धिकरण शुरू कीजिए। पहले सभी कमरों को साफ करके 5% ब्लीचिंग पाउडर द्रव्य से धोइए। मिट्टी की फर्श पर 10% ब्लीचिंग पाउडर तथा चूने के मिश्रण का छिड़काव करें। इस पर फिर पानी छिड़किए। इसके अतिरिक्त कमरों में शुद्धिकरण द्रव्य की बौछार भी जरूरी है। बौछार के लिए सोच समझकर कमरे को ध्यान में रखकर शुद्धिकरण द्रव्य चुनें। फॉर्मेलिन केवल बंद किस्म के कमरों में ही काम आता है। खुले कमरे में जहां पालनकर्ता निवास भी करते हों, वहां ब्लीचिंग पाउडर द्रव्य ज्यादा उपयुक्त है। अगर शुद्धिकरण ब्लीचिंग पाउडर द्रव्य से करना हो तो पहले सभी द्वार तथा खिड़कियां बंद कर दें। अगर फॉर्मेलिन द्रव्य का उपयोग करना हो तो कमरे को बंद करके सभी दरारों को भी ढकना जरूरी है। उत्तम परिणाम के लिए चुनिंदा शुद्धिकरण द्रव्य में 0.05% डिटर्जेंट भी मिलाएं। इसे छानकर उपयोग में लें। द्रव्य की बौछार ठीक से करें। सुरक्षा के लिए नकाब, रेनकोट, हाथ के मोजे तथा जूते पहने रखें। खासकर कोनों तथा दरारों का ध्यान रखें। बंद किस्म के कमरों में बौछार के बाद फॉर्मेलिन का धुआं भी करना होगा। इसके लिए आर्द्रता जरूरी है, इसलिए पहले कमरे में पानी की बौछार करें। फिर 36% फॉर्मेलिन को 1 में 1 के अनुपात में पानी के साथ मिलाएं। इसे गर्म करके उपयोग में लें। शुद्धिकरण तथा धुआं करने के बाद कम से कम 1 दिन तक पालन कक्ष को बंद रखें। इस दौरान पालन गृह के आसपास तथा बाहर 10% ब्लीचिंग पाउडर तथा चूने के मिश्रण का छिड़काव करें। हर स्क्वायर मीटर के लिए 200 ग्राम मिश्रण चाहिए होगा। कम से कम आसपास की 1 से 2 मीटर की जगह पर जरूर छिड़काव करें। बंद किए हुए कमरे रेशम कीट बीज लाने के 1 दिन पूर्व ही खोलें। पालन से पहले कमरों में तथा उपकरणों पर किए हुए शुद्धिकरण से रोग उत्पत्ति की संभावना कम तो हो जाती है,
परंतु पूर्णतः रोगों से बचने के लिए पालन के दौरान भी कमरों का तथा उपकरणों का बार-बार शुद्धिकरण करना जरूरी है। पहले बीज उत्पादन केंद्रों से लाए गए बीजों का 10 मिनट तक 2% फॉर्मेलिन द्रव्य से शुद्धिकरण करें। बीजों को फिर छांव में सुखा दें और फिर काम में लें। पालन काल के दौरान पालनशैया की सफाई के बाद रोज कमरे की फर्श को 2% ब्लीचिंग पाउडर द्रव्य से धोएं। इसे बनाने के लिए 30% क्लोरीन युक्त उच्च कोटि के 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को 1 लीटर पानी में मिलाएं। फिर हर हफ्ते गृह के आसपास भी 10% ब्लीचिंग पाउडर तथा चूने के मिश्रण का छिड़काव करें। पालनशैया में पलते रोग पैदा करने वाले पैथोजन को निरासर बनाने के लिए आरकेओ, फॉर्मेलिन के भूसे अथवा डायथेन M45 से शैया का बार-बार शुद्धिकरण करना भी आवश्यक है। पालनकर्ता स्वयं अपने आप को भी स्वच्छ रखें। पालन कक्ष में प्रवेश करने से पहले हाथों को साबुन तथा 1% ब्लीचिंग पाउडर के घोल से धोएं। पैरों को भी 10% ब्लीचिंग पाउडर तथा चूने की चटाई पर साफ करें। रोज काम में आने वाली चीजों का भी हर उपयोग के बाद 2% ब्लीचिंग पाउडर द्रव्य से शुद्धिकरण करें। जाली, फोम की पट्टियां तथा पंखों का भी शुद्धिकरण 2% फॉर्मेलिन द्रव्य से करें। पालनशैया को हमेशा जाली से ही साफ करें। कूड़े कचरे को कचरे के पात्र में अथवा पॉलीथीन की चद्दर में इकट्ठा करें। इसे पालनगृह तथा शहतूत के बगीचे से दूर कचरे के गड्ढे में ही फेंकें। रोगी तथा मृत कीटों को समय पर शैया से उठा लें। इन्हें चूने तथा 10% ब्लीचिंग पाउडर के पात्र में इकट्ठा करके जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें। पालन के पश्चात भी सफाई तथा शुद्धिकरण दोबारा करना जरूरी है। कमरे में तथा उपकरणों पर बचे रेशम कीट तथा कूड़ा कचरा उठा लें और जमीन में गाड़ दें। उपकरणों का तथा कमरों का फिर शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण तथा शुद्धिकरण विधियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी से रोगों पर अंकुश पाया जा सकता है। आखिरकार इसी की वजह से कोसों की लाभदायी कटाई भी संभव है।